डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भूमि, जन तथा संस्कृति के समन्वय से राष्ट्र बनता है। संस्कृति राष्ट्र का शरीर, चित्त उसकी आत्मा तथा विराट उसका प्राण है। भारत एक राष्ट्र है और वर्तमान समय में एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभर रहा है। राष्ट्र में रहने वाले जनों का सबसे पहला दायित्व होता है कि वो राष्ट्र के प्रति ईमानदार तथा वफादार रहें। प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जब भी कभी अपने निजी हित राष्ट्र हित से टकराएं तो राष्ट्र हित को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह हर एक राष्ट्र भक्त की निशानी होती है। भारत सदियों तक गुलाम रहा और उस गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए असंख्य वीरों ने अपने निजी स्वार्थों को दरकिनार करते हुए राष्ट्रहित में अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में डालकर राष्ट्र भक्ति का परिचय दिया। ऐसे ही महापुरुष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह कितना दुखद था कि माता वैष्णो देवी भी परमिट मांगती थी, डल झील भी पूछती थी, तू किस देश का वासी है। बर्फानी बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ता था, जिस प्रकार कैलाश मानसरोवर के लिए करना पड़ता है। आखिर मेरा नंबर कब आएगा। अगर देश के पास भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर का विषय चर्चा में नहीं आता। जिस प्रकार लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड हो रहे देश को अखंड बनाया, उसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, उनके जीवन से ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। उनका स्वयं जीवन प्रेरणादायी, अनुशासित, निष्कलंक था। राजनीति उनके लिए राष्ट्र की सेवा का साधन थी। उनके लिए सत्ता केवल सुख के लिए नहीं थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति में क्यों आए? इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने राष्ट्रनीति के लिए राजनीति में पदार्पण किया। वे देश की सत्ता चाहते तो थे, किंतु किसके हाथों में? उनका विचार था कि सत्ता उनके हाथों में जानी चाहिए जो राजनीति का उपयोग राष्ट्रनीति के लिए कर सके। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। वे 1938 तक इस पर रहे। बाद में उनकी राजनीति में जाने की इच्छा के कारण उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया। लेकिन कांग्रेस द्वारा विधायिका के बहिष्कार का निर्णय लेने के पश्चात उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव में लड़ा और निर्वाचित हुए। 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानवतावादी पक्ष निखर कर सामने आया, जिसे बंगाल के लोग कभी भुला नहीं सकते। बंगाल पर आए संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित
करने के लिए और अकालग्रस्त लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत जुटाने के लिए उन्होंने प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों, समाजसेवी व्यक्तियों को जरूरतमंद और पीड़ित को राहत पहुंचाने के उपाय खोजने के लिए आमंत्रित किया। फलस्वरूप बंगाल राहत समिति गठित की। गौर हिंदू महासभा राहत समिति भी बना दी गई। श्यामा प्रसाद, जो इन दोनों ही संगठनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, लोगों ने धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बड़ी बड़ी राशियां इस परियोजनार्थ आनी शुरू हो गई। इस बात का श्रेय उन्हीं को जाता है कि पूरा देश एकजुट होकर राहत देने में लग गया और लाखों लोग मौत के मुंह से जाने से बच गए। वह केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे, बल्कि ऐसे व्यावहारिक सुझाव भी देते थे जिनमें सहृदय मानव हृदय की झलक मिलती, जो मानव पीड़ा को हरने के लिए सदैव लालायित और तत्पर रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने संसद में एक बार कहा था, अब हमें 40 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। पता नहीं भविष्य में लोकसभा के सदस्यों के भत्ते क्या होंगे। हमें स्वेच्छा से इस दैनिक भत्ते में 10 रुपए प्रतिदिन की कटौती करनी चाहिए और इस कटौती से प्राप्त धन को हमें इन महिलाओं और बच्चों के रहने के लिए मकान बनाने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए रख देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया, लेकिन नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी से परामर्श लेकर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। भारत में जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई, उस समय देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। जनसंघ का उद्देश्य साफ था, वह अखंड भारत की कल्पना कर कार्य करना चाहता था। वह भारत को खंडित करने के पक्ष में नहीं था। जनसंघ का स्पष्ट मानना था कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आएगा। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार अखंड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं है, अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का द्योतक है, जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है। जनसंघ के लिए अखंड भारत कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि यह तो हमारे संपूर्ण जीवन दर्शन का मूलाधार है। देश में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। इन आम चुनावों में जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें एक डॉक्टर मुखर्जी भी थे। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों की सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। डॉक्टर मुखर्जी सदन में नेहरू की नीतियों पर तीखा प्रहार करते थे। जब संसद में बहस के दौरान पंडित नेहरू ने भारतीय जनसंघ को कुचलने की बात कही, तब डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, हम देश की राजनीति से इस कुचलने वाली मनोवृत्ति को कुचल देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। समाप्त।